नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई लापरवाही की। आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पंजाब के एडीजीपी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये कहा कि 3 दिन पहले हमने एक नोट जारी किया था। मैं 3 दिन से लगातार मेमो दे रहा था कि किस तरह की लापरवाही यहां पर हो सकती है। उन्हें लेकर सब कुछ अपडेट किया गया, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चिंता व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो लापरवाही आई है उसे लेकर। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने एक कहा कि जिस तरह की लापरवाही हुई है इस पर जांच हो और जिम्मेदारी तय की जाए और कार्रवाई की जाए। मोदी की सुरक्षा में लापरवाही का मामला गरमाने लगा है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब पुलिस को पहले से प्रदर्शनकारियों के बारे में खुफिया जानकारी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ब्लू बुक के नियमों का पालन नहीं किया, ना ही दूसरे रूट की तैयारी की। सवाल उठने इसलिए भी लाजमी हो गए क्योंकि कुछ तस्वीरें जो आई हैं उन तस्वीरों में जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस वालों को चाय पिलाते नजर आ रहे हैं। पुलिस वहां पर चाय पीती नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों के साथ। वहां पर बिल्कुल नजदीक में प्रदर्शनकारियों को देखा जा सकता है। तो उन तमाम तस्वीरों के आने के बाद यह साफ हो गया है कि पुलिस को पहले से जानकारी थी, व्यवस्था नहीं की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ जितेंद्र ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जितेंद्र ओझा जी, आवाज मिल पा रही है? जितेंद्र ओझा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। साथ ही हमारे साथ रेणु भाटिया जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सैफ खान साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत जितेंद्र ओझा जी आपसे ही करूंगा। जो कल पंजाब में हुआ, किसकी लापरवाही इसे माना जाए, और प्रधानमंत्री के दौरे के प्रोटोकॉल को भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, ये लापरवाही तो जरूर हुई है और इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं, प्रधानमंत्री का एक पद है और भारत के प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि हम एक बहुत ही मुश्किल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आप देखें कि दोस्त दुनिया के सबसे न्यूक्लियर आर्म्ड होस्टाइल नेबर्स हमारे हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं होता है। कई सालों से हम छद्म युद्ध झेल रहे हैं, कई सालों से आतंकवाद झेल रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठता हो, उसकी सुरक्षा की बहुत आवश्यकता होती है और ऐसे में कोई भी चूक हो जाए तो उसके परिणाम जो है पूरे राष्ट्र के मनोबल पर असर पड़ता है कि शत्रु को ऐसा लगता है कि भारत के जो सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव हेड है उसको उन्होंने टारगेट कर लिया। इसी वजह से एसपीजी की जो व्यवस्था बनी हुई है। जहां तक लापरवाही का सवाल है, लापरवाही तो अवश्य हुई है। किसकी तरफ से हुई है ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके बड़े ही लेट डाउन प्रोटोकॉल्स होते हैं, एडवांस लाइजनिंग टीम होती है और एसपीजी के प्रोटोकॉल्स मालूम होंगे आपको कि वो स्टेट पुलिस के साथ, और जब भी एसपीजी होते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये लापरवाही हुई है। लेकिन जो बात सुनने में आ रही है, जो समझ में आ रही है कि पंजाब पुलिस ने एसपीजी के साथ कोऑपरेट नहीं किया, तो देखिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है कि क्या हमारे इंस्टीट्यूशन इतने ज्यादा दिवालिया हो चुके हैं कि वो जो बेसिक सिक्योरिटी के, इस अहम सिक्योरिटी के मुद्दे पे भी एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो राजनेताओं के इतने अधीन हो गए हैं? डेमोक्रेसी का मतलब नहीं होता है कि जो चुन के आए उसकी उसे मनमानी करने का अधिकार हो, बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो भी आपके लीगल प्रोटोकॉल्स हैं, लेट डाउन प्रोटोकॉल्स हैं, सारे लोग उसको फॉलो करें।
ये बहुत बड़ी चूक हुई है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। हम बहुत बड़े खतरे से बचे हैं अगर आप देखें। लेकिन इसके बाद में दो बातें, देखिए मैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रैक्टिस करता रहा और पढ़ाता रहा हूं, और हम राष्ट्रीय सुरक्षा का मकसद ये होता है कि जहां कानून फेल हो जाए तो कानून के बाद भी आगे भी जाके हम राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे मजबूत करें। इसमें एक और दो बातें मैं और कहना चाहूंगा, कंक्लूड करना चाहूंगा अपनी बात, कि देखिए जो भारत के प्रजातांत्रिक ढांचे में एक इनबिल्ट कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, कि मैं नहीं कहता कि आज से हुआ है, कब से हुआ है, कैसे हुआ नहीं है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ये हो जाता है कि भारत के जो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, भारत के प्रधानमंत्री को चुनाव में जाना पड़ता है, तो वो प्रतिद्वंदी बन जाते हैं हर तरह के लोगों के साथ। ये मौका जो है ये नहीं आना चाहिए। अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कहूं, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के स्टेक होल्डर्स को बैठने की और सोचने की जरूरत है कि इसका समाधान निकाला जाए। जब वो प्रतिद्वंदी बन जाते हैं तो जो भी उनके, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, छोटे मोटे नेता, उनके खिलाफ अनर्गल बातें करते रहते हैं। इस व्यवस्था को दूर करने की जरूरत है, और ये व्यवस्था जो है कानून से परे व्यवस्था है, तो इस पे सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात ये हुई है कि चुनाव जो है हमारे देश में युद्ध की तरह हो गए हैं, कि किसी भी तरीके से सारे नियम कानून आप ताक पर रख दीजिए, रूल ऑफ लॉ को सबवर्ट कर दीजिए और उस युद्ध में किसी तरीके से जीतिए। तो ये जो है भयावह स्थिति मुझे नजर आ रही है, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र की एकता का सवाल है। तो ये मैं किसी व्यक्ति की लॉयल्टी, इमोशन वगैरह से बिल्कुल परे उठ के मैं भारत के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात कर रहा हूं। थैंक यू। जी जितेंद्र ओझा जी, यहां पर मैं थोड़ा सा आपसे यह भी समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां पर जो एडीजीपी की तरफ से बयान आया है, पंजाब के एडीजीपी का कहना है कि मैं 3 दिन से लगातार मेमो दे रहा था, किस तरह की समस्या हो सकती है उनसे अवगत करा रहा था, जो प्रदर्शन हो रहे थे उन्हें लेकर सारी चीजें मैं अपडेट कर चुका था। लेकिन उसके बाद भी जो एडीजीपी ने मेमो दिए हैं उन्हें दरकिनार किया गया, जो पंजाब की पुलिस थी उसने ही दरकिनार कर दिया। तो क्या यह माना जाए कि एडीजीपी को नहीं सुना जा रहा था पंजाब में? जैसे मैंने कहा कि देखिए पूरी व्यवस्थाएं हमारी चरमरा रही हैं, वो सारी पूरी व्यवस्था सबवर्ट हो रही है, और जिसे जो मन में आ रहा है वो मनमानी कर रहा है, और इसका खामियाजा बहुत खराब हो सकता है। देखिए पहले तो सुरक्षा नहीं होती थी, इतनी सुरक्षा के खतरे नहीं हुआ करते थे, लेकिन हम लोग बचपन में एक सुना करते थे कहानी, और कई दफे लोग बताते थे कि कभी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी कहीं घूमने जा रहे थे, तो उनके किसी सुरक्षा कर्मी ने कहा कि देखिए आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो उसने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको सुरक्षित रखना, और मेरे हिसाब से यहाँ से आगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद वो लौट गए। तो देखिए यही इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी होती है। कहां से गलती हुई, कैसे गलती हुई, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा कि एडीजीपी को सुना गया या नहीं सुना गया, लेकिन अगर किसी भी प्रांत की सरकार, अगर प्रधानमंत्री क्या किसी भी सुरक्षा के ऐसे मामले पे अगर वो ऐसा रवैया अपनाती है कि वो प्रोफेशनलिज्म को ताक पर रख देती है और दूसरी चीजें करती है, तो वो बहुत खतरनाक है। और मैं सोचता हूं इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जितेंद्र ओझा जी, यहाँ पर एक बात मैं और ये समझना चाहूंगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो तमाम तैयारियां की जाती हैं, एसपीजी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वहां पर काम कर रही होती है। प्रधानमंत्री का जो रूट था, उस रूट पर जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रधानमंत्री के बहुत करीब पहुंचे हुए थे, जनता बहुत करीब थी। तो क्या इंटेलिजेंस फेलियर भी इसे माना जाए कि नहीं पता था कि जनता वहां पर पहुंच सकती है? देखिए जब ये प्लानिंग होती है तो प्लानिंग में हर एक कंटिजेंसी का ध्यान रखा जाता है कि ये एक कंटिजेंसी इमर्ज कर जाएगी, बी कंटिजेंसी इमर्ज कर जाएगी, और उसके सारे फैक्टर इन करके बनाया गया है। जिस किसी ने भी ये जो प्रोटोकॉल बनाया है काफी सोचने के बाद बनाया है और काफी फुल प्रूफ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसमें उसी तरीके से वो रिफाइन करते हैं, सुधार करते हैं। तो देखिए ये फेलियर हुई है, किस पार्ट पे फेलियर हुई है, कहां फेलियर हुई है, मैं वो कहने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि इसके बहुत सी अंदरूनी बातें हमें नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज बहुत साफ है, वो है कि हम जो है जो भी इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी है, उसको हम तोड़े जा रहे हैं। और ये तोड़ जिस किसी तरफ से भी आ रहा हो, किसी भी राजनीतिक दल से आ रहा हो, वो दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी बात जो है, चाहे ऐसी सुरक्षा में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ब्यूरोक्रेसी में, लोगों में रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। अगर प्रोफेशनलिज्म उन्हें कहता है कि ये बात सही है, तो उन्हें बात कहने के लिए उनको ताकत भी मिलनी चाहिए और उन्हें कहने की क्षमता भी होनी चाहिए। ये एक और समस्या है जो आपके डिस्कशन के दायरे से बाहर है। तो मैं सोचता हूं कि ये जो कल हुआ वो बड़ी समस्याओं का एक सिम्टम है, लेकिन समस्याएं ज्यादा गंभीर हैं। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास दोबारा, और हमारे साथ हमारे अन्य मेहमान भी बने हुए हैं। रेणु भाटिया जी हैं बीजेपी से, सैफ खान साहब हैं। मैं इजाजत लेता हूं, अगर कोई बहुत आवश्यकता नहीं हो तो मुझे जाने दें।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र ओझा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रेणु भाटिया जी और सैफ खान साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। पंजाब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा, उनकी प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले पर। पहले वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर लौटेंगे। हम इस कमेटी को खारिज करते हैं। सर, कोई इंजर्ड भी है बीजेपी के? कितने वर्कर? बीजेपी के यार मेरे को बताओ, मुख्यमंत्री सरगना है इस षड्यंत्र का, उसके द्वारा बनाई गई कमेटी क्या निकालेगी? और दूसरा एक बात समझिए, हंसी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगा कि कल पत्रकार मित्रों ने उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं किया। सीएम को रिसीव करने का समय नहीं है, पीएम को रिसीव करने का सीएम के पास समय नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मैं जी कोरोना पेशेंट के संपर्क च आया सी, इस करके मैं अपना पीसी के माध्यम नाल जुड़ना सी, क्वारंटाइन होया सी, फिर पीसी किदां बुला ली? क्या तुहाडी सेहत दा इन्हां नूं ध्यान नहीं है? और आज ये रैली करन जा रहा, टेस्ट करा लेंदा। अरे टेस्ट करा लेंदा ना, पीएम दफ्तरों क्या भी? अरे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष ने फोन नहीं किया। इतना तो अश्विनी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी पंजाब के थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये साजिश है, और जो तर्क चन्नी दे रहे हैं वो तर्क बिन बात के तर्क हैं। अगर उन्हें कोरोना की आशंका थी तो पहले टेस्ट करा लेते, उसके बाद जा सकते थे। तो तमाम साजिशों के आरोप बीजेपी लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। सैफ खान हमारे साथ हैं और रेणु भाटिया हमारे साथ हैं। सबसे पहले सैफ खान साहब, आपके ही पास, साजिश बता रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी साजिश, ये सब कॉन्स्पिरेंसी, ये सब चीजें तो बोलेगी। अब सच्चाई वाला मामला मैं आपको बताता हूँ, देश के सामने रख लेके आता हूँ जी। कैसा लगता है आपको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रैली में जाते और देखते वहां पे गिने चुने जो है 500-700। सैफ खान साहब, रैली में चाहे एक आदमी सही नहीं, चाहे रैली में एक व्यक्ति सही नहीं, कोई नहीं था, खाली कुर्सियां थी, मान लिया, लेकिन उसके बाद जो लापरवाही हुई है प्रधानमंत्री की रैली में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, उसे आप दरकिनार करेंगे इन सब चीजों से? आपने सवाल पूछा, मैं उम्मीद करता हूं कि बीच में मुझे फिर इंटरफेयर जो है नहीं किया जाएगा। आप सवाल जो कर रहे हैं मैं उसका जवाब सवाल करूंगा तो उसके बाद जवाब भी उम्मीद ये रखूंगा ना कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हटके जवाब आए। तो सच्चाई तो पता चलनी चाहिए ना जी। बताइए बताइए। मैंने तभी शुरुआत क्या की मैंने कि देश को बताना चाहा जो सच्चाई है। जी बताइए। देखिए, पीएम मोदी जी, सबसे पहले हमारे पीएम जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनका हेलीकॉप्टर जो है उन्होंने कैंसिल करवाया कि नहीं साहब जो है हेलीकॉप्टर, और फिर जो सड़क इस्तेमाल की, जो रूट उन्होंने इस्तेमाल किया हुसैनी वाला जो है, वो एसपीजी के साथ में रूट बना हुआ ही नहीं था। यानी मोदी जी ने एक नया रूट जो है वो इस्तेमाल किया। क्यों किया? अब उसके पीछे जो मैं रीजन बता चुका हूं। इसलिए क्योंकि वो केवल 500 से 700 लोग जो है रैली, उसमें जो है पंजाब की रैली में या उनके जो प्रोग्राम था प्रधानमंत्री जी का, उसमें जो थे वो केवल 500-700 लोग थे, जबकि इंतजाम 70,000 सीटों का था वहां पे। तो कैसा लगता पंजाब की जनता जो है या देश की जनता को मैसेज जो है वो क्लियर पहुंच जाता कि जो सफाया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो ये सोची समझी साजिश थी कि अब क्या करें, जनता तो पहुंची नहीं, किसी ने प्यार तो दिया नहीं, हर जगह जो है प्रोटेस्ट जो है हो ही रहे हैं। मोदी जी को उत्तर प्रदेश में लोग ने, उत्तर प्रदेश जो है जहां जहां वो जा रहे हैं लोग तो कोई मिल ही नहीं रहे। तो अब क्या कर सकते हैं? अब एक ऐसा षड्यंत्र रचो कि रोड का एक ऐसा रूट बनाओ जहां के ऊपर अपने ही कार्यकर्ताओं को खड़ा करके जो बीजेपी के झंडे लिए हुए थे, और उनको जो है रुकावट बनवा के और जो है ये पोर्ट्रे कर दो कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं, एसपीजी के साथ में जो ऑफिशियल रूट बनाया गया था, उस रूट को मोदी जी ने या हमारी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने क्यों नहीं फॉलो किया? वो इसलिए फॉलो नहीं किया, फिर वही रीजन, क्योंकि जनता वहां पे नहीं थी। अब मोदी जी कैसे पहुंच जाते 500-700 लोगों में? यानी प्रधान से ज्यादा बुरे हो गए मोदी जी के जो है 500-700 लोग जो है वो भी उनके कार्यक्रम में आने के लिए तैयार नहीं थे। चलिए ठीक है, आऊंगा दोबारा आपके पास जवाब लेते। रेणु भाटिया क्लियर हो गया था जो है पंजाब में जो है उसका बहुत बड़ा जो है संदेश
देशवासियों को चला जाता। इसलिए सोची और समझी सैफ खान, जो है ये साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे मोदी जी ने जो है करके दिखाना चाहा कि हम जो है मेरी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। चलिए ठीक है, रेणु भाटिया, पाकिस्तान चले जाते हैं बिना परमिशन, सिक्योरिटी ब्रीच जो है ठीक है। रेणु भाटिया से जवाब ले लेते हैं सैफ खान। और हिंदुस्तान में पंजाब में होते हुए कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच और मेरी जान को खतरा है। जी रेणु भाटिया जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, बात रखिए, जवाब दीजिए। रेणु भाटिया जी, आप अपनी बात रखिए, उन्होंने बात अपनी बंद कर दी। अब देखिए जी, गलत जगह बैठे हैं। मैंने बहुत पहले भी इनको कहा था कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, राइट चीजों के लिए राइट बात किया करें। मैं सच्चाई ही बोलता हूँ, सही पार्टी के लिए काम करता हूँ। पार्टी की आपका धन्यवाद जो है, मैं किसी झूठी पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहता। पार्टी और माफी चाहूंगा। सैफ खान साहब, बात पूरी हो जाने दीजिए। सैफ खान साहब, बात पूरी हो जाने दीजिए। सैफ खान, जब आप बात कर रहे थे वो सुन रही थी आपको, बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर जवाब दीजिए। रही बात प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी की, इससे शर्मनाक बात, इससे गिरी हुई और नीच सोच की राजनीति और नहीं हो सकती कि आपके प्रधानमंत्री आपको करोड़ों रुपए की जो है बेनिफिट्स देने के लिए आपके पंजाब में आए हैं और आप वो अपना नाम ना हो सके, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का परचम और ऊंचा ना हो जाए, इस सोच के साथ उन्होंने सारे रास्ते उनके बंद करने का प्रयास किया कि वो ना आ पाए। और रही बात सिक्योरिटी, जैसे अभी हमारे वो एक्स ऑफिसर बता रहे थे, सैफ खान आ रहा हूं, बात पूरी हो जाने दीजिए। उनकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोई प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाता है तो वहां के स्टेट पुलिस की ड्यूटी बन जाती है, स्टेट होम मिनिस्ट्री की ड्यूटी हो जाती है कि वो ये देखे कि किस प्रकार से सिक्योरिटी प्रधानमंत्री जी के लिए है या नहीं है। और इस तरह से उनकी बाधा डालना, इसमें कोई बहुत बड़ा उन्होंने तीर नहीं मारा है, उन्होंने अपनी बेइज्जती करवाई है। और चन्नी जी सोच रहे होंगे कि हमने प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोक लिया, शेरों का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। और आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी पंजाब के लिए बेनिफिट्स चाहते थे और जनता ने ये समझ लिया कि यहाँ की कांग्रेस की सरकार पंजाब को उठता हुआ उभरता हुआ देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पंजाब को जो नशे में और इस तरह की बेरोजगारी में डुबोया हुआ है। और कैसे वो देख सकते थे कि प्रधानमंत्री जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसको ये बार बार बीजेपी के प्रधानमंत्री से संबोधित करते हैं, और ये नहीं समझ पाते कि देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार से उनके रास्ते में बाधा डालना, खलल डालना, ये उन्होंने अपनी नीचता का एक जो है प्रमाण दिया है। चलिए ठीक है सैफ खान, मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा। जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने जो ये सवाल उठाया है कि सिक्योरिटी नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा 10,000 प्रोफेशनल यानी 10,000 जवान जो है तैनात थे। सैफ खान साहब, अगर 10,000 जवान तैनात थे तो कैसे आंदोलनकारी सड़क पर थे साहब? आंदोलनकारियों के साथ चाय पीते आपके पुलिस ऑफिसर्स नजर आते हैं, वहां पर गप्पे मारते हुए नजर आते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने तैनाती की थी। मैं अभी आपको एक वीडियो भी सामने जो है लेके आता हूँ। मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी अभी वो शेयर कर रखा है, पूरा वीडियो है। भारतीय जनता पार्टी के जो है फ्लैग लेके साथ में थे। अरे पूरी सोची समझी साजिश थी ये, जो बताया गया है, ये इसलिए ही बताया गया। और अभी जो है बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारे जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और शेरों को रोक सकते। साहब सुनिए, हम इंसान हैं, इंसानों की जो है, और इंसान ऐसे हैं कि हम पे जिम्मेदारी है साहब जो है देश प्रधानमंत्री जी की। तो ये शेर या फिर गीदड़, ये सब जो डायलॉग बाजी है, मुझे लगता है ये घर पे बच्चों को सुनाने में ज्यादा अच्छा रहेगा। एक इंसानों और इंसानों की जिम्मेदारी जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। दूसरी चीज जो है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का, मैंने अभी आपको बताया कि जो है 10,000 से ज्यादा जवान जो है वो तैनात थे। मुझे तो आप ये बताइए कि जो रूट एसपीजी के साथ में सरकार और पुलिस ने जो तैनात किया था, उस रूट को फॉलो क्यों नहीं किया गया?
इसमें ही जनता के सामने आपको दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। रेणु जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि जवाब मिलेगा। जो एसपीजी के साथ में पुलिस ने, एडीजी ने, सब लोगों ने जो रूट सेट किया था प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए, वो रूट क्यों नहीं लिया गया? क्यों जो है हम हुसैन वाला के ऊपर जो है वो वाले रूट के ऊपर गए? इसका कोई जवाब है आपके पास? सैफ, क्या तुम उस समय कांग्रेस में थे जब राजीव गांधी हुआ करते थे प्रधानमंत्री? अरे मैडम, आप वो छोड़ दीजिए, राजीव गांधी जी मैं ये समझता हूँ रेणु जी कि आपको राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो या महात्मा गांधी जी हो, हमेशा हर गांधी जी से तकलीफ तो रहती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो रूट है उसका, मैं तो रूट का पूछूं, क्या वो रूट था, हाँ या ना? मैं तो आपसे एक सवाल करता हूँ रेणु जी, क्या वो रूट जो है प्रधानमंत्री जी ने या एसपीजी ने जो डिसाइड किया था, क्या वही फॉलो किया है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सैफ, मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली आपसे बात कर रही थी, लेकिन आप चिल्ला रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझे अपना वॉल्यूम हाई करना पड़ेगा। पिच हाई करना मुझे भी आता है। आप तो मुझे बस मेरी बात का जवाब हमारी बात को सुने, ना कि हमारे शोर को। और आप ये मुझे बताएं, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 7 वर्षों से जो है झंडा लहरा रहे हैं लाल किले पे, और लाल किले में लोगों से भी संबोधन के बाद मिलते हैं। ये वो प्रधानमंत्री है। मैं आपसे रूट की बात पूछो। रेणु जी, इधर आधर पेड़ों के मत घुमाइए। मैं आपसे जो है बहुत ही आराम से बात कर रहा हूँ और ये जानना चाहूंगा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सुरक्षा रूट था वो फॉलो किया या नहीं? रेणु भाटिया, उनका जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए। रेणु भाटिया, फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचे। रेणु भाटिया, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मैंने सुना उनका सवाल और मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि ये वही प्रधानमंत्री है जिनको आप रास्ता बदलने की बातें बोलते हैं। ये वही प्रधानमंत्री है जो झंडारोहण के बाद लाल किले पर अपनी जनता से मिलने बच्चों के बीच में। रेणु जी कहाँ घुमा रही है? हाँ या ना? मैं यही देशवासियों को, रेणु जी मैंने आपकी बात सुन लिया, क्योंकि जवाब है नहीं आपके पास। और रेणु जी मैं समझ सकता हूँ, जवाब होगा तो ही तो दिया जाएगा। सच्चाई यही है देशवासियों। मेरा एक सीधा सवाल आपसे ये है कि आपके जो एडीजीपी हैं, जो सुरक्षित रूट था उस पे मोदी जी गए नहीं, और वो इसलिए नहीं गए क्योंकि जनता नहीं थी प्रोग्राम सैफ खान, और हर जगह पे अब हर स्टेट में, चाहे वो उत्तराखंड, सैफ खान साहब, आपके एडीजीपी ने जो मेमो जारी किए 3 बार, भारतीय जनता पार्टी का यही हाल हो रहा है। सैफ खान, आपने अपने एडीजीपी का बयान सुना आज? आपके एडीजीपी ने कहा कि मैंने 3 बार मेमो जारी किए हैं इस पूरी जो घटनाक्रम हुआ है इसे लेकर, कि जो किसान हैं वो आंदोलन कर सकते हैं, रोड ब्लॉक कर सकते हैं। 3 मेमो जारी किए, पत्राचार हुआ बाकायदा, उसके बाद उसकी अनदेखी क्यों हुई? सिर्फ इतना बताइए। रेणु भाटिया जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रेणु जी मुझे मौका दे दीजिए। जब आपको बोलने को के लिए कहा था तब तो आप बोलिए। जी आपकी बात का जवाब जी सर। किसी भी सरकार में सुनिए, जब प्रधानमंत्री जी किसी भी स्टेट में आते हैं तो हर सरकार की तरफ से मेमो जो है वो दिए जाते हैं। एक सुरक्षित रूट बनाया जाता है और आवश्यकताएं बताई जाती है कि इस रूट पे ये हो सकता है, इस रूट पे ये आवश्यकता हो सकती है, तो ये सेफेस्ट रूट रहेगा। तो यानी एसपीजी को और स्टेट की सरकार मिलके एक रूट मैप तैयार करते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए कि वो सुरक्षित जो है हर तरीके से जो है वो उस रूट के ऊपर से निकल सके। मगर पंजाब के केस में ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने खुद दूसरा रूट अपनाया। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपना हेलीकॉप्टर की वहां पे जहां पे जाना था उन्हें, वहां पे वो हेलीकॉप्टर से नहीं गए। और ये सब चीजें इसलिए ही हो रही थी क्योंकि रैली में 500 से 700 लोग भी नहीं थे। 70,000 कुर्सियां जो थी वो खाली थी। आ रहा हूं रेणु भाटिया, आ रहा हूं, बात पूरी हो जाने दीजिए साहब। और पंजाब की तरफ से और देशवासियों की तरफ से जो है मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिल चुका था आने वाले चुनाव का। इसकी वजह से ये चलिए ठीक है साहब, ठीक है, समय का अभाव है। रेणु भाटिया 30 सेकंड में जवाब दीजिए। रेणु भाटिया ठीक है साहब, समय का अभाव है। 15 लाख रेणु भाटिया जवाब दीजिए। स्मार्ट सिटीज की जुमलेबाजी, बुलेट ट्रेन की जुमलेबाजी। सैफ खान, समय का अभाव है मेरे पास। सैफ खान, मेरे पास समय का अभाव है, निवेदन है मेरा। रेणु भाटिया जवाब दीजिए। हर्ष, आपने अपने चैनल में दिखाया, कल से आप दिखा रहे हैं और
देश और जी, दुनिया बात के रखिए, सभी चैनल्स दिखा रेणु रहे भाटिया, हैं 30 कि सेकंड। लाखों की तादाद में, 1 मिनट सुनिए हर्ष, जी। लाखों की तादाद में पंजाब में लोग प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए बेताब थे, प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए व्याकुल थे, वो देखने के लिए व्याकुल थे अपने उस देश के प्रधानमंत्री को जिन्होंने दूसरे राज्यों में करोड़ों लाखों की तादाद में रैलियां करी और उनको लोगों ने सुना, उनकी सारी व्यवस्था भी देखी है, आपने अपने चैनल्स पे भी बताए। अब जी। कांग्रेस के पास कोई इसका हल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, उनको समझ आ गया कि उन्होंने जो खेल खेलना चाहा था, खेला ना होवे, खेल चलिए फ्यूज ठीक है, होवे, सैफ समय का अभाव है, माफी इसीलिए चाहूंगा, खेल फ्यूज हो गया। माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। ठीक है, 10 सेकंड में सैफ, 10 सेकंड में। मैं जाते जाते एक जी। जरूरी बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अभी बयान भी आ रहे हैं और ये सब चीजें, तो मैंने आपको बताया कि एक कॉन्स्पिरेसी कि पूरा फेलियर हो ही चुका है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के, आपके हरियाणा से लेके, यूपी से लेके लोगों को आने के लिए भी जो है पूरी परमिशन दे रखी थी, तब भी चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर चल रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह कि लापरवाही किसकी और जिम्मेदारी किसकी, क्योंकि जो कल पंजाब में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हाई सेंसिटिव जोन था। इस तरह की लापरवाही वहां पर जो तस्वीरें सामने आई, पुलिस वाले चाय पीते नजर आए, जो है प्रदर्शनकारियों के साथ, उनके साथ गप्पे लड़ाते नजर आए, तमाम तरह की चीजें सामने आने के बाद सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार क्यों लापरवाही बढ़ती गई। एडीजीपी का जो बयान सामने आया, जो उन्होंने कहा कि मैं 3 बार मेमो दे चुका, उसके बाद भी लापरवाही आई, तो तमाम जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं उसमें यह माना जा रहा है कि लापरवाही तो हुई है। अब जांच के बाद यह पता चलेगा कि जिम्मेदारी किसकी है और उस पर कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और ये क्या था पूरा घटनाक्रम, इस रिपोर्ट में भी आप देखिए। पीएम मोदी की सुरक्षा में लापरवाही का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। पंजाब दौरे पर पीएम मोदी की सुरक्षा में लापरवाही पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें पोस्ट कर ट्विटर पर लिखा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पंजाब में उनके काफिले में सुरक्षा में लापरवाही की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने गंभीर चूक पर चिंता व्यक्त की है। वहीं इस मामले पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी पीएम मोदी से बात की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई इस लापरवाही पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस लापरवाही को लेकर कठोर कदम उठाए जाएं, जिससे भविष्य में दोबारा इस प्रकार की लापरवाही ना हो। यही नहीं, पीएम की सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखते हुए कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने उनसे याचिका की कॉपी पंजाब सरकार को सौंपने को कहा है। इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। वहीं पीएम की सुरक्षा में लापरवाही के मामले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से पीएम के दौरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। इसमें किसानों के जमावड़े का भी जिक्र था। एडीजीपी ने किसानों की मूवमेंट, रोड ब्लॉक, अल्टरनेटिव ट्रैफिक अरेंजमेंट करने के लिए भी कहा था। एडीजीपी की ओर से पुलिस विभाग को जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक का बंदोबस्त करने के लिए भी कहा गया था। इसके अलावा एसएसपी को खुद मुआयना करने का लिखित निर्देश भी दिया गया था। इसके साथ ही भारी पुलिस बल तैनात करने के लिए भी कहा गया था, ताकि कहीं प्रदर्शनकारी सड़क ब्लॉक करते हैं तो उसे खुलवाया जा सके। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही हो गई। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही सामने आने के बाद और तेज होती राजनीति के बाद हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का होता है। पीएम की सुरक्षा में लगे इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। इनके
पास MNF असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। किसी राज्य में पीएम के दौरे के समय 4 एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था देखती हैं, जिनमें एसपीजी, एएसएल, राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन होता है। एडवांस सिक्योरिटी संपर्क यानी कि एएसएल प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट होता है। एएसएल टीम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी के संपर्क में होती हैं। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी एएसएल की मदद से प्रधानमंत्री के दौरे की निगरानी रखते हैं। स्थानीय पुलिस पीएम के दौरे के समय, रूट से लेकर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा संबंधी नियम तय करती है। आखिरकार पुलिस के निर्णय की निगरानी एसपीजी के अधिकारी ही करते हैं। केंद्रीय एजेंसी एएसएल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल और रूट की सुरक्षा जांच करता है। इसके साथ ही एसपीजी पीएम के करीब आने वाले लोगों की तलाशी और प्रधानमंत्री के आसपास की सुरक्षा को देखता है। स्थानीय प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। बता दें कि अगर प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहे हैं तो किसी खास परिस्थिति के लिए कम से कम एक वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार रखने का नियम होता है। इस रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच सीनियर पुलिस अधिकारी पीएम के दौरे से पहले करते हैं। एक जैमर वाली गाड़ी भी काफिले के साथ चलती है। ये सड़क के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक किसी भी रेडियो कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल डिवाइस को जाम कर देता है। इससे रिमोट से चलने वाले बम या आईईडी में विस्फोट नहीं होने देता। इतना बड़ा प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी पीएम की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।